मेरा पापा का रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ मतलब इंश्योरेंस का कुछ मनी था, वो मेरे को लमसम कुछ मिला है, तो उसको कैसे मतलब इन्वेस्ट करे ताकि मतलब मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो पाए और वो पैसे मतलब अच्छे जगह पे रहे, मतलब वेस्ट ना हो। रिसेंटली पापा का जॉब भी चला गया था। तो मुझे ये बताओ सुनील, दैट तुम्हारे डैड के ऊपर कोई कर्जा था? होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया? पर्सनल लोन सर एक है, पर्सनल लोन 1.5 लाख का करीब एक पर्सनल लोन है, और एक बाइक लोन जो व्हीकल लोन है वो एक था। तुम या फिर तुम्हारे मॉम में से कोई अर्निंग मेंबर है जो कमाता हो? अर्निंग मेंबर तो अभी दोनों में से कोई नहीं है। मैं थोड़ा रिसेंटली मतलब 1-1.5 साल से वही ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन मतलब इसमें थोड़ा घुस गया था, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में मोटा मोटा 35,000 का लॉस था मेरा। I know this would be a very tough situation for you and your family. So सब अच्छे से मैनेज हो पा रहा है राइट नाउ? कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं सर, धीरे धीरे तो करना ही पड़ेगा। Hi Sunil and welcome to the first episode of Let's Talk Money. And first of all, मैं और ये फैमिली, ये कम्युनिटी आपके बारे में जानना चाहिए। आप क्या करते हो, कहाँ से हो, कितने एज के हो, एंड आपका नॉर्मल डे कैसा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर लेट्स टॉक मनी में बुलाने के लिए। सर मेरा नाम सुनील है, मैं कोलकाता में रहता हूँ और मेरा अभी एज 18 ईयर्स है। मैं अभी क्लास 12 में स्टडी कर रहा हूँ। मैंने इस एपिसोड पे आया हूँ कि मेरा पापा का रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ मतलब इंश्योरेंस का कुछ मनी था, वो मेरे को लमसम कुछ मिला है, तो उसको कैसे मतलब इन्वेस्ट करे ताकि मतलब मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो पाए और वो पैसे मतलब अच्छे जगह पे रहे, मतलब वेस्ट ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी टू हियर सुनील दैट जो भी तुम्हारे डैड के साथ हुआ। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होगी तुम्हारे लिए, पर क्या तुम बता सकते हो दैट ये कब हुआ और किस तरह से हुआ, अगर तुम कंफर्टेबल हो बताने में? ये हुआ सितंबर को। वो एक्सीडेंट हुआ एक, मतलब बाइक लेके जा रहे थे तो उसमें एक्सीडेंट हुआ है। वेरी अनफॉर्चुनेट सुनील, एंड आई नो दिस वुड बी वेरी टफ सिचुएशन। सो क्या फिलहाल तुम्हारी फैमिली और तुम ये जो सिचुएशन है वो अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो? कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं सर, धीरे धीरे तो करना ही पड़ेगा ना। मैं समझ सकता हूँ सुनील, एंड आई जस्ट वांट दैट तुम इस डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से मैनेज करो और इस डिफिकल्ट सिचुएशन से पास थ्रू हो जाओ। सुनील, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन रहता है और कितने लोग हैं तुम्हारी फैमिली में? फैमिली में मैं हूँ और मेरी मम्मी है, अभी और कोई नहीं। ओके, सो कोई सिबलिंग नहीं है? नो नो नो। ओके ओके ओके। सुनील, आई अज्यूम दैट तुम्हारे डैड ने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया रहेगा जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली को एक लमसम पैसा आया है, राइट? LIC था, लाइफ में टर्म लाइफ इंश्योरेंस कोई नहीं था, LIC था बस। ओके। और LIC से कितना पैसा आया है फैमिली के पास? LIC से मतलब मेरा टोटल 5 पॉलिसी था, उसमें 2 मतलब लैप्स हो गए थे क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन उस समय अच्छा नहीं था, तो इसलिए प्रीमियम पे नहीं कर पाए, तो एंड मोमेंट पे वो एक्सपायर हो गया 2 पॉलिसी। तो मेरे को 3 पॉलिसी अप्रोक्स 21 लाख मेरे को लमसम मिला है, और उसमें भी सारे लोन थे, मतलब मैक्सिमम सब लोन में थे क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल इशू चल रहा था, जॉब के बारे में कुछ इशू चल रहा था, तो इसके रिगार्डिंग रिसेंटली पापा का जॉब भी चला गया था। ओके, मैं समझ पा रहा हूँ। 21 लाख उधर से मिला है, और एक और जगह है उधर एक लाइफ इंश्योरेंस था, उससे मेरे को और अप्रोक्स टोटल 30 लाख मिला है। ठीक है, सो 30-35 लाख के आसपास हमारे पास एक लमसम पैसा है, एंड मुझे ये जानना है दैट ये पैसा तुम्हारे पास आ गया, किसी के पास अटका हुआ नहीं है, राइट? नहीं। ठीक है, और इसके ऊपर मुझे ये बताओ दैट तुम्हारे डैड के ऊपर कोई लोन तो नहीं थे? पर्सनल लोन, कार लोन, समथिंग? पर्सनल लोन सर एक है, पर्सनल लोन 1.5 लाख का करीब एक पर्सनल लोन है जो अभी 80,000 का अप्रोक्स बचा हुआ है, और एक बाइक लोन जो व्हीकल लोन है वो एक था। ठीक है, सो पर्सनल लोन कितना था तुम्हारे डैड के ऊपर? अभी 80 to 90,000 ड्यू है, टोटल लिया था 1.5 लाख। ठीक है, सो 80,000 इज ड्यू, और बाइक लोन कितना बचा है इसमें से? बाइक लोन अप्रोक्स 50 to 60,000 70,000 बचा। ठीक है, सो 50 से 60,000। सो दिस इज अ गुड थिंग दैट इतना बड़ा लोन अमाउंट नहीं है जो तुम्हारे फाइनेंशियल्स को बिगाड़ सके। ठीक है, सो अब मुझे तुम ये बताओ दैट इसमें से ज़्यादातर पैसा यूज़ होगा हमारे डे टू डे खर्चे के लिए, जो मंथली खर्चे रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट हो गया, एंड जो भी सारे वॉन्ट्स एंड नीड्स के ऊपर खर्चे रहते हैं। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू दैट तुम्हारे घर के, फैमिली के मंथली एक्सपेंसेस क्या रहेगा अप्रोक्सीमेटली? सर नॉर्मली एक्सपेंसेस तो उतना मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब घर चलाने के लिए जितना रहता है तो वही अप्रोक्स 10,000 के अंदर सब हो जाता है। ठीक है, सो 12,000 हम पकड़ के चलते हैं। सो जस्ट फॉर अ सेफर साइड मंथली एक्सपेंस ले लेते हैं 15,000 के आसपास, ठीक है? अभी मुझे ये बताओ सुनील, तुम या फिर तुम्हारे मॉम में से कोई अर्निंग मेंबर है जो कमाता हो? अर्निंग मेंबर तो अभी दोनों में से कोई नहीं है। मैं थोड़ा रिसेंटली मतलब 1-1.5 साल से वही ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन मतलब इसमें थोड़ा घुस गया था, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में मोटा मोटा 35,000 का लॉस था मेरा। तो उसके बाद कुछ IPO वाईपीओ में लगा के मतलब ऑलमोस्ट लॉस रिकवर हो गया मेरे सारे, लेकिन मतलब उतना कोई मैं इनकम कुछ जनरेट उतना नहीं कर पाता, और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। हाँ, लेकिन पेंशन आता है एक, वो पेंशन स्कीम किया था एक, ठीक है,
पेंशन इनकम कितना आता है मंथली? पेंशन आता है 15,000 to 16,000 आ जाता है। ठीक है, सो 16,000 के आसपास फैमिली के पास पेंशन का पैसा आता है। ओके, सो अभी मैं तुम्हारे फाइनेंशियल्स फिगर आउट कर रहा हूँ, ठीक है। 30 lakhs के आसपास तुम्हारे पास एक लमसम मनी पड़ा है जो लाइफ इंश्योरेंस से आया है। अगर हम लोन्स की बात करें तो एक पर्सनल लोन है 80,000 का और एक बाइक लोन है जो 50,000 का बचा हुआ है, राइट। अभी तुम मुझे ये बता सकते हो दैट इन दोनों लोन्स की मंथली ईएमआई कितनी जाती होगी? मंथली ईएमआई 4,000 है बाइक का, 3,800। ओके, पर्सनल लोन का 2,600 करीब है। ओके, एंड 2,600, ठीक है। और तुझे पता है दैट ये जो लोन है वो कब तक ये चुकता हो जाएगा? बाइक का अभी भी 1.23 इयर्स बाकी है और पर्सनल लोन का 3 to 2.5 इयर्स बाकी। और एक लोन मेरे पास है, वो पापा जो काम करते थे उधर से, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उधर से ऑलमोस्ट 2 lakhs करीब लोन लिया था, तो उसमें उनका खुद का भी कंट्रीब्यूशन जाता है, तो कंट्रीब्यूशन निकाल के नेट अप्रॉक्स हमको लोन देना पड़ेगा 1.2 lakhs के करीब देना पड़ेगा, उनको पेमेंट वापस करना पड़ेगा। ओके, सो 1.2 lakhs का लोन और एडिशनल है हमारे पास, वो ऑफिस का है। ओके, ठीक है। तो जहां तक मेरा नॉलेज जाता है पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 12 से 15% के आसपास रहेगा। क्या है एग्जैक्ट तुम बता सकते हो? 13%। ठीक है, 13% के आसपास। और जो व्हीकल लोन है उसका कितना है? उसका तो मतलब रिसेंटली 2-3 महीने से तो मतलब दिया नहीं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्ट रेट आई थिंक हाइक कर दिया, कुछ हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट पहले तो 9% का था। ठीक है, सो पहले 9% का था, ठीक है। और ये जो थर्ड लोन आया हमारे स्टोरी में, इसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा और टेन्योर क्या रहेगा, तुम्हें कुछ आइडिया है? इनका इंटरेस्ट रेट मेरे को कुछ मालूम नहीं है उसके रिगार्डिंग। वो मतलब कोप जिधर काम करते हैं उधर सब मतलब वर्कर्स मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते थे, तो उधर से जिसको भी लोन जरूरत होता है तो वो ले सकता है। उसका इंटरेस्ट रेट उतना मेरे को पता नहीं। उधर पापा का भी कुछ जमा हुआ था, फादर का, तो उधर से वो एक्स्ट्रा कुछ अपने से भी निकाले और कुछ अमाउंट ज्यादा लिया, 2 लाख लिया है, पापा का 80,000 जमा हुआ था। ओके, और तुम्हें पता है कि ये लोन किस पर्पस के लिए लिया था तुम्हारे पापा ने? थोड़ा कुछ हेल्थ इशू चल रहा था तो उसके रिगार्डिंग लिया था। ठीक है, सो फाइनेंशियल्स में अगर हम लोन्स को देखें तो 2,50,000 के आसपास तुम्हारे पास लोन है, तुम्हारे फैमिली के पास लोन है, ठीक है। और एक्सपेंसेस तुम्हारे फैमिली के हो जाते हैं 15,000 के आसपास, प्लस तुम्हें एडिशनल इनकम 12,000 होता है। वो मतलब ग्रोसरी खर्चा 12,000 होता है, सब मतलब पूरा मोबाइल रिचार्ज से, मोबाइल रिचार्ज, वाईफाई कनेक्शन, कोई एक्स्ट्रा खर्चा सब मिला के सब कुछ 12,000 होता है। ठीक है, सो 12,000 हम ले लेते हैं। 12,000 इज अ मंथली एक्सपेंसेस तुम्हारे फैमिली के, और तुम्हारे डैड का पेंशन जो आ रहा है वो आ रहा है 16,000 के आसपास, ठीक है। हाँ, 16। सो द फर्स्ट थिंग जो मेरे टॉप ऑफ द माइंड में आ रही है तुम्हारे फाइनेंशियल्स को समराइज करने के बाद, वो ये है कि तुम्हारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इस डिफिकल्ट सिचुएशन में, जो एक रिलीफ वाली बात हो जाती है तुम्हारे लिए, जहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी फैमिली के पास पेंशन आ रहा है 16,000 का, जो वे अबव है जो तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस है उसको कवर करने के लिए। सो वो सिचुएशन कभी नहीं आएगा दैट तुम्हारा घर चलाने के लिए तुम्हारे पास पैसे ना हो। और फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं दैट ये पेंशन का पैसा नहीं भी आ रहा है, फिर भी तुम्हारे पास एक लमसम अमाउंट है, तुम्हारे फैमिली के पास एक लमसम अमाउंट है जो सफिशिएंट अमाउंट है बहुत सारे सालों तक सर्वाइव करने के लिए। सो ये तो एक बहुत ज्यादा रिलीफ वाली बात है तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के लिए, ठीक है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे तुझे कहनी है कि इनकम जनरेट करने के लिए जो तू ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड वो सारी चीज़ों में तू घुसा था, जस्ट स्टॉप इट। क्योंकि जब तू ब्रोकर का ऐप भी ओपन करता है तो वहाँ पे पहला ही मैसेज आ जाता है दैट 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट वाइल ट्रेडिंग। एंड आई नो, मुझे पता है दैट हर लोगों को आदत रहती है, हर लोगों को चुल रहती है दैट जल्द से जल्द पैसा बनाना है, कल ही पैसा डबल हो जाना चाहिए। बट यू शुड नो सुनील दैट एफएनओ में, इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग भी ले लो, किसी भी तरह की ट्रेडिंग में मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने पैसा गंवाया है। 90-95% लोगों ने पैसा गंवाया है। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दैट तुमने आईपीओ के थ्रू या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो पैसा रिकवर भी कर लिया। सो पहले तो वो रिकवर हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी यहाँ से नीचे नहीं जाना हमें, और फ्यूचर बंद है अभी। बेस्ट, तुमने बंद कर दिया अपनी समझदारी से, वेरी गुड थिंग। और यही पहला सजेशन मुझे तुम्हारे लिए है कि इंट्राडे, क्रिप्टो, ट्रेडिंग, एफएनओ से दूर दूर। ठीक है, सो ये बात क्लियर हो गई। नाउ हमारे पास जो ये लोन है उसका हम क्या कर सकते हैं? 2 वेज है हमारे पास इस लोन को टैकल करने के, ठीक है। पहला ऑप्शन है दैट ये जो पूरा लोन है वो हम एक साथ करके चुकता कर देते हैं। जो हमारे पास 30 lakhs लमसम पड़े हुए हैं उसमें से एक साथ करके ये 2.5 लाख का लोन हम चुकता कर लेते हैं। सो टेंशन फ्री, कोई ईएमआई नहीं जा रही है, कोई सर पे नाच नहीं रहा कि लोन का पैसा चुकता करो, हमने चुकता कर दिया पहले ही। और ये लोन का पैसा निकालने के बाद भी हमारे पास 27-28 lakhs के आसपास बचेंगे, जो बहुत ज्यादा है हमारे आगे के एक्सपेंस में, अगर फ्यूचर को सस्टेन करने के लिए और आगे कुछ खर्चा होता है उसके लिए। सो दिस इज द
द फर्स्ट सॉल्यूशन दैट वर्स्ट केस सिनेरियो को माइंड में रख के हमें पता है दैट हमें लोन देना पड़ेगा। सो जितना भी लोन का अमाउंट है 2.5 लाख रुपीस वो हमने 30 लाख में से निकाल के दे दिया। ठीक, नाउ सेकंड सिनेरियो वुड बी जो हमारी ईएमआई जा रही है उसी तरह से हम ईएमआई चुकता करते रहेंगे हमारे 30 लाख के लमसम में से, और एक टाइम ऐसा आएगा 1, 1.5, 2 साल बाद कि हम लोन फ्री हो जाएंगे। सो ये भी एक सिनेरियो है और हमारे पास एक लमसम पैसा तो है जिसमें से हम ईएमआई निकाल के भी हर महीने लोन का अमाउंट भी चुकता कर सकते हैं। बट अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे आई वुड गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट सॉल्यूशन, क्योंकि आई वांट टू बी टेंशन फ्री। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में मुझे और एक टेंशन नहीं पालना अपने माइंड में कि यार लोन की ईएमआई भी देनी है। सो लमसम पैसा पड़ा है, निकाल दो 2.5 लाख रुपए और दे दो। नाउ ये लोन को हमने टैकल कर दिया। अभी जो हमारे पास पैसा है उसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे वो हम जानेंगे। बट उससे पहले आई वांट टू नो दैट तुम क्या पढ़ रहे हो राइट नाउ, और तुम कुछ साइड हसल ढूंढ रहे हो जहां से तुम इनकम जनरेट कर पाओ राइट नाउ। करेंटली तो मैं भी क्लास 12 में मतलब पढ़ रहा था, तो पिछले 1.5 साल में मतलब उतना 11th में अच्छे से फोकस नहीं कर पाया। मतलब मैं कोटा गया था तो उधर से मतलब पापा का हेल्थ कंडीशन थोड़ा खराब हुआ तो उधर से वापस आ गया। तो उसके बाद थोड़ा मतलब मोबाइल एडिक्शन ये सब के चक्कर मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करते गया। तो 11th उतना अच्छे से नहीं हुआ, डमी स्कूल था। तो मतलब वैसे में क्लास 10 तक अच्छा नंबर आया, 95% क्लास 10 में आया, लेकिन 11th से थोड़ा ड्रॉबैक आना शुरू हो गया। फिर 12 में अभी तो रिसेंटली ये सब मतलब 2 ही महीने पहले हुआ है, तो मतलब पूरा पढ़ाई अभी ऑलमोस्ट स्टॉप है। तो मैं 12 को सोच रहा हूँ कि इस बार मतलब स्किप कर दूं, नेक्स्ट साल मतलब वैसे भी मेरे को ड्रॉप लेना पड़ेगा क्योंकि मैं नीट का फोकस करता हूँ, मैं नीट के लिए जाना चाहता हूँ। तो वैसे भी ड्रॉप देना पड़ेगा। तो इस साल अच्छे से मतलब 30-40% 50% लाके उतना कोई फायदा नहीं, नेक्स्ट साल फिर से इम्प्रूवमेंट सीबीएसई का देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि इस साल पूरा मतलब बोर्ड का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो, और वैसे स्कूल में भी मेरे को 65 to 70,000 देना है। मतलब 80,000 90,000 स्कूल का है, 15,000 दे दिया है, और अभी भी मेरे को 65,000 देना है। 75,000 देना है, 75,000 90,000 टोटल। ठीक है, सो 75,000 हमें देना है एज अ स्कूल फीस। तो ठीक है। सो सुनील, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दैट नीट मतलब तुम आगे जाके मेडिकल करना चाहते हो। हाँ, ठीक है। सो मेडिकल का खर्चा कितना रहेगा अप्रोक्सीमेटली, जितने भी साल की आपकी पढ़ाई रहेगी, और टोटल खर्चा अप्रोक्सीमेटली तुम बता सकते हो? मैक्सिमम बताना, वर्स्ट केस सिनेरियो को माइंड में रख के। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 4 इयर्स में अप्रोक्स 2 लाख के करीब खर्चा होगा। 2 लाख हाई गवर्नमेंट मिला तो, और गवर्नमेंट ही मतलब अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट में मतलब ऑलमोस्ट 50 60 70 लाख चला जाता है। 50-60 लाख का तो बजट ही नहीं हमारे पास, तो वो सेंस ही नहीं बनता। राइट, ठीक है। सो फिलहाल के लिए हम 3 लाख पकड़ ले इस एजुकेशन एक्सपेंस को, जहां पर बीच बीच में बुक्स का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया। ठीक है। सो 3 लाख के आसपास मैं कंसिडर कर लेता हूँ जो हमारे एजुकेशन के लिए खर्चा जाएगा। मैक्स टू मैक्स, अगर उससे कम, मैक्स टू मैक्स, यस, कोशिश करेंगे कि उससे कम। या ऑफ कोर्स। ठीक है। सो अभी 27 लाख में से अगर हम एजुकेशन एक्सपेंस निकाल ले 3 लाख, सो 24 लाख के आसपास हमारे पास एक लमसम पैसा पड़ा है। नाउ वी विल डिस्कस दैट इस पैसे को हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। उससे पहले मुझे तुमसे पूछना है दैट तुम इनकम जनरेशन के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड ऑल तुम कर रहे थे, उसके अलावा तुम कुछ सोच रहे हो इनकम जनरेशन के लिए राइट नाउ? उसके अलावा सर एडिटिंग का मतलब थोड़ा बहुत कोर्स किया था, जैसे यूट्यूब में फ्री में मिलता है, तो 1-1.5 घंटे का वो दा विंची प्रो ये सब मतलब देखा था। तो उसके रिगार्डिंग मतलब एक बार आपका वो वीडियो भी देखा था, मतलब अपवर्क में मतलब फ्रीलांसिंग, तो उसके रिगार्डिंग मतलब आपको ये सब में ट्राई भी किया था, लेकिन मतलब कुछ ज्यादा मतलब एक भी मतलब कोई वर्क नहीं मिला उधर, मतलब उतना मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उसके रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट रिलेटिवली इजी है पैसा कमाना स्टॉक मार्केट, जितना मेरे इंटरेस्ट भी थोड़ा आता है उसमें, तो एडिटिंग से, इसलिए उधर। पहली चीज, तुम स्टॉक मार्केट से इनकम जनरेशन का सोच ही मत। स्टॉक मार्केट इज अ वे टू ग्रो योर वेल्थ, नॉट टू जनरेट योर वेल्थ और टू जनरेट योर इनकम मंथली बेसिस पर। अगर तू सोचेगा दैट मुझे स्टॉक मार्केट से एक्स अमाउंट ऑफ पैसा निकालना है, बनाना है, सो ये नहीं होने वाला। स्टॉक मार्केट इज अ रियली गुड इंस्ट्रूमेंट जहां पे तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसा पड़ा है, एक कैपिटल पड़ा है, जिसको तू 15, 16, 17, 20% भी रेट से ग्रो करके तू उसे बढ़ा सकता है, अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकता है, बिल्ड कर सकता है। पर स्टॉक मार्केट से अगर तू पैसा बनाने जाएगा, मंथली अगर एक्स अमाउंट निकालने जाएगा, तो लॉस होना पक्का है। तो ये तो तू छोड़ ही दे, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना छोड़ ही दे। ठीक है। अभी तू मुझे ये बता कि मॉम का हेल्थ इंश्योरेंस है? मॉम का हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, वो मतलब करवाने का सोच रहे। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस है सबका, दोनों का। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, जो अर्निंग मेंबर होता है फैमिली का, जिसके ऊपर सारे लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हैं, उसका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। एंड राइट नाउ जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, यू आर दी अर्निंग मेंबर राइट नाउ सुनील। आपके ऊपर जिम्मेदारी है आपके घर को चलाने की, राइट? सो आई वांट सुनील दैट तुम ये एज में, आई डोंट थिंक सो दैट कोई कंपनी तुम्हें लाइफ इंश्योरेंस देगी, पर जैसे ही तुम थोड़े बड़े हो जाओ और तुम कमाना स्टार्ट कर लो, आई वांट दैट जल्द से जल्द तुम एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस तुम्हारे लिए ले लो। टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना, बाकी कोई लाइफ इंश्योरेंस यूलिप एंडोमेंट में जाना ही मत। टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि जब टर्म लाइफ इंश्योरेंस कोई अर्ली एज में रहता है, सो वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम
फिक्स हो जाता है। सो तुम कितने भी बड़े हो जाओ, वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम उतना ही रहेगा जो अगर अर्ली एज में लेते हो तो सस्ता भी पड़ता है। सो नाउ हमारे पास जो ये 24 लाख पड़े हैं, इस पे कोई बड़ा खर्चा भी नहीं है इन अ शॉर्ट टर्म। सो इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रख सकते हैं, राइट? तुम मुझे पहले ये बताओ दैट शॉर्ट टर्म में इन पैसों की रिक्वायरमेंट कुछ रहेगी हमें? नहीं, शॉर्ट टर्म में कोई अभी नहीं है। वेरी गुड। प्लस आपने कहा 70,000 आपके पास पड़ा है, सो 1 लाख रुपए प्लस 70,000, सो 1.5 लाख रुपए हम किसी फिक्स डिपॉजिट में या फिर किसी लिक्विड फंड्स में रख देंगे। सो अगर हमें कल कोई इमरजेंसी में पैसों की रिक्वायरमेंट रहे, सो कल के कल या फिर आज के पास हमारे पास पैसे हो, सो ये हम रख लेंगे पहले। नाउ अभी हमारे पास बच गए 23 लाख के आसपास, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर 7, 8, 10, 15 साल के बाद ये पैसों को हम ग्रो करके एक अच्छा कैपिटल, एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। नाउ स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए मेरा चैनल है, एक नया चैनल भी मैंने स्टार्ट किया है, प्रतीक इन्वेस्ट करके। वहां पे हम डिटेल एडवांस टॉपिक्स को छेड़ते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो वो भी तुम देख सकते हो। और ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, बुक्स के थ्रू तुम स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेते रहो, राइट? और इस तरह से तुम तुम्हारे स्टॉक मार्केट की बिजनेस को एनालाइज करने की लर्निंग्स को बढ़ाते जाओ। बट एट दिस एज, स्पेशली जब तुम्हारे पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वहां पे एक फंड मैनेजर रहता है जो तुम्हारे पैसों को मैनेज करता है, और उस फंड मैनेजर का एक ही काम है 24/7 दे आर थिंकिंग दैट कैसे हम हमारे क्लाइंट के पैसों को ग्रो करें। उसके लिए एक एक्सपेंस रेशियो रहेगा जो देना पड़ेगा, और वो भी अगर तुम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के साथ जाते हो तो उसमें एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा। रेगुलर के साथ मजा ना, तुम्हें पता होगा ना डिफरेंस रेगुलर और डायरेक्ट के बीच में। बेसिक सी थिंग है, डायरेक्ट में हमारे और म्यूचुअल फंड के बीच में कोई एजेंट नहीं रहता, और रेगुलर में हमारे और म्यूचुअल फंड के बीच में एक एजेंट रहता है, जिसकी वजह से वो एजेंट का भी कमीशन आ जाता है और एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। सो हम जाएंगे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के साथ। नाउ ये जो लमसम पैसा पड़ा है 23 लाख, वो हमें इन्वेस्ट करना है। एंड राइट नाउ अगर हम देखें, मार्केट अप्रोक्सीमेटली 7, 8, 10% के आसपास डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। जब 10% डाउन हुआ था तब मैंने ऑलमोस्ट 4.56 लाख के मैंने मतलब जो मैंने म्यूचुअल फंड में सॉर्ट आउट किया था, म्यूचुअल फंड कुछ जैसे नाम बताओ म्यूचुअल फंड का। हाँ बताओ, प्लीज बताओ। फ्लेक्सी कैप में एक पराग पारिक का। ओके, सो म्यूचुअल फंड में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, जेएम फ्लेक्सी कैप। सेकंड इज जेएम फ्लेक्सी कैप। ओके, ELSS, हाँ, वो उसमें मेरा 1 लाख फंस गया है, मैं मतलब गलती से उसमें डाल दिया, तो वो 3 साल उसमें का फंस गया, लॉक इन। हाँ 3 साल लॉक हो गया है। और एक कॉन्ट्रा फंड था SBI का। इन तीनों में मेरा अभी करंट इन्वेस्टमेंट है, ये चारों में। ठीक है, और कितना पैसा तुमने इन्वेस्ट किया इन चारों फंड्स में? चारों में अप्रोक्स 6 लाख के करीब चारों में बटा हुआ है। नाउ अब मैं तुझे बताना चाहूंगा कि ये जो 4 फंड्स लिए तूने, उसमें से 3 फंड्स तो फ्लेक्सी कैप फंड्स ही है। अगर हम ALSS को गिन ले तो वो भी एक तरह से फ्लेक्सी कैप फंड ही हो जाता है, क्योंकि उसके पास भी ऑप्शन रहते हैं, फंड मैनेजर के पास ऑप्शन रहते हैं ALSS फंड में, वो कोई भी मार्केट साइज की कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। पराग पारिक इज ऑल्सो अ फ्लेक्सी कैप फंड, और यहाँ पे तुम एक फ्लेक्सी कैप फंड से भी काम कर सकते थे। सो ये डिफरेंट फंड को एक्सपेंस रेशियो देने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है? और मैं तुझे बताता हूँ दैट यहाँ पे म्यूचुअल फंड में तुम इस पैसों को, लमसम पैसों को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड बाय द वे, आई एम अ सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, सो मैं ये चीज तुम्हें बता सकता हूँ, और ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, ठीक है? सो यहाँ पर मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, तूने फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट क्यों किया रहेगा, क्योंकि तुझे थोड़ा रिस्क लेना है, पर साथ ही साथ यू वांट टू सेव गार्ड योर मनी, कि बहुत ज्यादा रिस्क ना लो, और अराउंड 17, 18, 20% का रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग। दैट्स व्हाई यू हैव इन्वेस्टेड इन फ्लेक्सी कैप फंड्स, राइट? नाउ यहाँ पर वी विल एक्सपेक्ट इन द लॉन्ग टर्म, अराउंड 7, 8, 10 साल में हमें मार्केट से 15% के CAGR रिटर्न्स मिले हमारे पैसों पे। जिस तरह से हम पैसा इन्वेस्ट करके 15% के CAGR रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। ज्यादा भी मिल सकते हैं, 15 to 18% के आसपास भी मिल सकते हैं। नाउ इस गोल को अचीव करने के लिए मैं तुम्हें 3 तरह के म्यूचुअल फंड सजेस्ट करना चाहूंगा। नाउ द फर्स्ट इज लार्ज कैप फंड, एंड यहाँ पर एक चीज मैं तुझे बताना चाहूंगा कि जो टॉप 100 कंपनीज रहती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू सेबी, फंड मैनेजर जो रहता है लार्ज कैप फंड का, वो इन टॉप 100 कंपनीज में से ही चूज कर सकता है अपने फंड को मैनेज करने के लिए, अपने फंड को बनाने के लिए। सो यहाँ पर इंस्टेड गोइंग फॉर द लार्ज कैप फंड, हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं और हम इन्वेस्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में, जिससे जो टॉप 100 में से 50 कंपनी तो निफ्टी में ही आ जाती है। सो वैसे भी लार्ज कैप फंड के फंड मैनेजर के पास बहुत सारा ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पर हम एक्सपेंस रेशियो बचा रहे हैं और हम इनडायरेक्टली एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, एंड इट्स अ सिंपल सोबर इन्वेस्टिंग इन पैसिव इंडेक्स फंड। सेकंड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड वुड बी फ्लेक्सी कैप फंड। तुम्हारे पास पराग पारिक एंड जेएम फाइनेंशियल है। इसी तरह से कोई एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी का जिसके फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो हिस्टोरिकली, उस फंड का हम कोई फ्लेक्सी कैप फंड ले लेंगे, जिससे तुम्हारा पैसा अक्रॉस द मार्केट कैप इन्वेस्ट हो रहा है। लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट हो रहा है, मिड कैप में भी इन्वेस्ट हो रहा है, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट हो रहा है। नाउ अगर हम रिटर्न एक्सपेक्टेशन की बात करें तो निफ्टी ने अप्रोक्सीमेटली 12 से 13% के आसपास के ओवर द लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकली रिटर्न दिया है। अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड से रिटर्न एक्सपेक्टेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 17% के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
सो यहाँ पर थोड़ा पैसा हमारा सेफ एसेट क्लास में जा रहा है, थोड़ा हम ज्यादा रिस्क ले रहे हैं और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर हायर रिटर्न्स। और बिकॉज हम 10 साल से ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एज यू टोल्ड दैट हमें शॉर्ट टर्म में ये पैसों की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सो बिकॉज हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करके, जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 18 to 20% तक के रिटर्न्स। और हिस्टोरिकली स्मॉल कैप फंड्स ने इससे ज्यादा भी दिए, टू बी ऑनेस्ट। बट एज आई टोल्ड यू, वर्स्ट केस सिनेरियो, हम हमेशा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे अराउंड 18% के रिटर्न्स हमें मिल जाएंगे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बाद। सो मैं तुझे यही सजेस्ट करूंगा कि तू कोई ऐसे 3 अच्छे म्यूचुअल फंड पकड़, जहां पे एक फंड हो गया इंडेक्स फंड निफ्टी का या फिर सेंसेक्स का, एक फंड हो गया फ्लेक्सी कैप फंड और एक फंड हो गया स्मॉल कैप फंड। एंड नाउ आई एम अग्रीइंग विथ यू एज वेल दैट तू कह रहा है कि मार्केट ऊपर है तो मुझे लमसम पैसा नहीं डालना है, मैं समझ सकता हूँ, पर हमें ये भी नहीं पता दैट मार्केट नीचे कब आएगा। सो मैं क्या करता अगर मैं तेरी सिचुएशन में रहता, वो मैं तुझे बताता हूँ। अगर मेरे पास 23 लाख रुपए आज आ गए और मुझे इन्वेस्ट करने फॉर लॉन्ग टर्म इन म्यूचुअल फंड्स में, सो मैं चाहूंगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 6 मंथ्स मेरा ये सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो जाए। सो इस तरह से जो लमसम पैसा है तेरे पास वो भी इन्वेस्ट हो गया, वो ग्रो हो रहा है, साथ ही साथ तेरे एक्सपेंसेस भी मैनेज हो रहे हैं, साथ ही साथ तेरे पर जो लोन का अमाउंट था वो भी क्लियर हो गया है। सो ये मेरा सजेशन रहेगा तेरे फैमिली के फाइनेंशियल्स को देखने के बाद। इसके अलावा अगर तुझे कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। तो डाउट था कि थोड़ा मतलब मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके, मतलब आपने जैसे बोला ना 15% से एज है, मैं थोड़ा मतलब उससे अब थोड़ा जाने का कोशिश किया था। मतलब मैंने जो जितना मैंने रिसर्च किया था, मेरा ये था कि अज्यूम था कि 18% के अब मिलेगा मेरे को, 20% अगर CAGR मिला। और जैसे आजकल मतलब यूट्यूब में ट्रेंड चल रहा है कि रीच योर फर्स्ट 1 करोड़, ठीक है, जैसे आप भी बोलते हो कि 1 करोड़ पहले पहुंच गए, तो उसके हिसाब से मैंने देखा कि 20% का CAGR आएगा, जो कि मतलब मेरे हिसाब से अगर अच्छा बोल रहा तो चल जाएगा। ये जो फंड मैंने ये किया है, तो 7 साल में मेरा 30 लाख का 1 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, ऐसा मतलब मैंने सोचा था। मैं तुझे बताता हूँ, मैं चाहूंगा कि जो तेरा 1 करोड़ का गोल है वो तू अपनी स्किल से कमा, ना कि स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करने के बाद। हाँ वो बात तो है। मुझे पता है कि तेरे पास एक अच्छा हेड स्टार्ट है, 22-23 लाख के पास तेरे पास एक लमसम पैसा है जो ग्रो होते रहेगा अगर तू अच्छे से इन्वेस्ट करता है तो। पर जो तुझे 1 करोड़ कमाना है वो मुझे चाहिए कि तू अपनी स्किल के बदौलत कमा, तू अपने दम पे कमा। क्योंकि देख 1 करोड़ को अचीव करने के लिए देयर आर 2 वेज। फर्स्ट वन इज फास्ट वे, द सेकंड वन इज स्लो वे। स्लो वे तो हमें पता है, सैलरी आ रही है उसमें से थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे, उसको ग्रो कर रहे, 15-20-30 सालों के लिए ग्रो किया और हमारे पास जब बनने रहेंगे 1-2 करोड़ बन जाएंगे। द फास्ट वे विच इज डिफिकल्ट आई नो, जहां पर हम 20s में कुछ ऐसा कर रहे, बिजनेस कर रहे, फ्रीलांस कर रहे हैं, किसी को किसी तरह की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हम हमारी इनकम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में एक अच्छा कैपिटल बिल्ड कर रहे हैं। दिस इज द फास्ट वे, जिससे फिर हम 15-16-17% की रेट से ग्रो करते रहे। सो वो 1 करोड़ अच्छे से ग्रो होकर हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। एंड आई वांट दिस फ्रॉम यू, जो 7-8-10 साल का तेरे पास 20s का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पर तेरे पास सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी, अपने आउटकम को बढ़ा सकता है तो, अपने स्किल्स को, लर्निंग्स को बढ़ा सकता है तो, और किसी के लिए वैल्यूएबल बनके एक अच्छा पैसा कमा सकता है। सो फाइंड आउट दैट एंड डू दैट, जहां पर तू अपने बदौलत, अपने दम के बदौलत 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहा है। और ये देख, एक और इंपॉर्टेंट चीज तुझे मुझे बतानी है कि ये जो 20-25 लाख पड़े, उसको अगर तू 1 करोड़ जल्द से जल्द बना जाएगा ना, तो तू ज्यादा रिस्क लेगा, और ये ज्यादा रिस्क लेने में ये पैसों पे लॉस भी हो सकता है। सो ये हमें नहीं चाहिए भाई, हमें ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। पैसा एक बार आ गया, जैसे कि मैंने तुझे बताया, हमें गंवाना नहीं है। कम रेट से ग्रो होगा चलेगा, बट हमें गंवाना नहीं है किसी भी हालत में। इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ 15% में गिन रहा हूँ। मुझे भी पता है कि थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो ही सकता है, 18-20% भी मिल सकता है, पर तुझे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि 15% ही रख अपने माइंड में। सो जो 1 करोड़ कमाना है, जस्ट फिगर आउट सम वेज इन योर 20s, जो तेरे पास पूरा डेकेड पड़ा है, जिसमें तेरे पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। जस्ट फिगर आउट समथिंग जहां से तू ये पैसा कमा सके, ना कि इन्वेस्टिंग से। इन्वेस्टिंग से हम पैसों को ग्रो करेंगे, बिल्ड करेंगे वेल्थ को, बट बनाएंगे नहीं। Alright then Sunil, it was really great talking to you and thank you to be featured in Let's Talk Money. And मैं ऑडियंस से बताना चाहूँगा, अगर आपको भी Let's Talk Money के एपिसोड में फीचर होना है, there is a form in the description below. You can fill out that form and you can be the part of next episode of Let's Talk Money. Till then, bye bye.